नमस्कार साथियों। हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ रहे थे। और दोस्तों लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने व्याकरण शिक्षण की जो अव्याकृति अर्थात भाषा संसर्ग विधि है और उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। और आज हम एक और नई शिक्षण विधि पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लास्ट में पाठ्य पुस्तक जो विधि थी भाषा संसर्ग विधि से मिलती जुलती जो विधि थी पाठ्य पुस्तक विधि, उस पाठ्य पुस्तक विधि का दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं व्याख्या या प्रवचन विधि का। व्याख्या विधि या प्रवचन विधि। व्याख्या विधि या प्रवचन विधि। दोस्तों व्याख्या विधि ये प्रवचन विधि है, ये प्राचीन विधि मानी जाती है, शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। यह है शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। यह है शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। ये प्राचीनतम विधि इसलिए मानी जाती है कि जिस समय शिक्षा गुरुकुल और आश्रम में दी जाती थी, जिस समय शिक्षा गुरुकुल और आश्रम में दी जाती थी उस समय शिक्षक ही सर्वोसर्वा होता था। शिक्षक ही सर्वोसर्वा होता था। शिक्षा बाल केंद्रित नहीं होकर शिक्षक केंद्रित होती थी। अतः शिक्षण का जो केंद्रीय बिंदु है वो शिक्षक होता था। शिक्षा प्रणाली वर्तमान प्रणाली से ज्यादा कठिन हुआ करती थी। तो प्राचीन समय के अंतर्गत शिक्षक ही सर्वोसर्वा होता था और शिक्षक ही सर्वोसर्वा होने के बावजूद सक्रिय शिक्षक ही रहता था। अब दिन भर प्रवचन वगैरह ही सुनने को मिलता था विद्यार्थियों को। विद्यार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते थे, इसलिए शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। इस विधि का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो दोस्तों शिक्षक ही माना जाता है। इस विधि का इस विधि का केंद्रीय बिंदु इस विधि का केंद्रीय बिंदु शिक्षक माना जाता है। शिक्षक माना जाता है। अतः परिभाषा इस विधि की दोस्तों पढ़ने को मिलती है। परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है कि जब कोई शिक्षक भाषण एवं भाषण एवं वाचन के माध्यम से भाषण एवं वाचन के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाता है, शिक्षण कार्य करवाता है, तो उसे व्याख्या तो उसे व्याख्या या प्रवचन विधि कहते हैं। व्याख्या या प्रवचन विधि कहते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षक की सर्वोसर्वा है और शिक्षक कक्षा कक्ष में आता है और आने के बाद में भाषण और वाचन के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवाता है। दोस्तों वह शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है? वह शिक्षण की व्याख्या विधि मानी जाती है। कौन सी? व्याख्या विधि। इस विधि में विचारकों की यदि चर्चा करते हैं तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ने को मिलती है जेम्स एमली। परिभाषा पढ़ने को मिलती है जेम्स जेम्स एम ली।
जेम्स एम ली की परिभाषा पढ़ने को मिलती है और जेम्स एम ली कहता है कि व्याख्या शिक्षण की एक शास्त्रीय पद्धति है। व्याख्यान विधि शिक्षण की एक शास्त्रीय पद्धति जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी विषय अथवा समस्या पर अपना भाषण प्रस्तुत करता है। व्याख्यान विधि शिक्षण की व्याख्यान विधि शिक्षण की एक शास्त्रीय पद्धति है। शिक्षण की एक शास्त्रीय पद्धति है जिसमें एक शिक्षक औपचारिक रूप से किसी विषय या समस्या पर अपना भाषण प्रस्तुत करता है। विषय पर अपना भाषण प्रस्तुत करता है। तो जेम्स एम ली कहता है कि शिक्षण की शास्त्रीय पद्धति है। कौन सी पद्धति? और शास्त्रीय पद्धति दोस्तों गुरुकुल और आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, उसी समय चलते थे। शिक्षक सर्वोसर्वा होता था, उसी के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और विद्यालय लगाने का भी उस समय कोई समय नहीं होता था। और जो आज शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है वो उसको आज ही याद करके वापस सुनाना होता था। उस समय की जो पद्धति थी वो शास्त्रीय पद्धति, जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी विषय अथवा समस्या पर क्या करता है दोस्तों, अपना भाषण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है थॉमस एस रिस्क। एक और परिभाषा हमें दोस्तों पढ़ने को मिलती है थॉमस परिभाषा पढ़ने को मिलती है दोस्तों दूसरी परिभाषा थॉमस एस रिस्क की। और थॉमस एस रिस्क कहता है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों एवं संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है कि सुनने वाला उसे समझे। व्याख्यान उन तथ्यों, व्याख्यान उन तथ्यों, व्याख्यान उन तथ्यों, प्रत्ययों एवं संबंधों का स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण है जिसमें शिक्षक चाहता है कि सुनने वाला उसे समझे। ठीक है, तो दो परिभाषा दोस्तों यहां पर पढ़ने को मिलती है। एक परिभाषा जेम्स एम ली की पढ़ने को मिलती है और दूसरी परिभाषा थॉमस एम रिस्क को। जेम्स एम ली कहता है कि शास्त्रीय पद्धति है, इसमें औपचारिक रूप से एक शिक्षण अपने प्रवचनों का, समस्या का, विषय के प्रति भाषण प्रस्तुत करता है, जबकि थॉमस एस रिस्क कहता है कि व्याख्यान तथ्यों, प्रत्ययों और संबंधों का स्पष्टीकरण है और स्पष्टीकरण एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा? एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और स्पष्टीकरण करते समय एक शिक्षक ये चाहता है कि मैं जो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, उन विचारों को सामने वाला व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुने, उन पर चिंतन मनन करे, और चिंतन मनन करने के बाद में उनको आसानी के साथ में समझे। तो दो परिभाषा मिलती है। इस विधि के अंतर्गत जो कार्य, शिक्षण कार्य किया जाता है, वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। बालकों के लिए विधि ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है। तो उतारिए, इसके आगे पढ़ते हैं। इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत शिक्षक इस विधि के अंतर्गत शिक्षक इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा कक्ष में आते ही इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा कक्ष में आते ही अपनी विषय वस्तु से संबंधित कक्षा कक्ष में आते ही अपनी विषय वस्तु से संबंधित अपनी विषय वस्तु से संबंधित भाषण प्रारंभ कर देता है। अपने विषय वस्तु से संबंधित भाषण प्रारंभ कर देता है, जिसे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अतः यह विधि अध्यापक केंद्रित अतः यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। अतः यह विधि अध्यापित केंद्रित विधि मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि इस विधि से पढ़ाते समय एक शिक्षक बालकों को विषय वस्तु से जोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है। बालकों को विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास नहीं करता है। जो भी विषय वस्तु से अध्यापक को पढ़ानी है, कक्षा कक्ष में आता है और उस विषय वस्तु के प्रति अपना भाषण है वो प्रस्तुत कर देता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते, समझ में आया या फिर नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अतः ये जो विधि मानी जाती है दोस्तों, ये अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। यह इस विधि के अंतर्गत बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय ने उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी गई दोस्तों, बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय के द्वारा। बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय ने उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए इसे उपयुक्त विधि माना है। बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय ने उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए इसे उपयुक्त विधि माना है। अर्थात व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करते समय
व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करते समय इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को चार चरणों से गुजरना पड़ता है। एक शिक्षक को चार चरणों से गुजरना पड़ता है। एक शिक्षक को चार चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो पढ़ने को मिलता है दोस्तों, चर्चा। चर्चा चर्चा और चर्चा में इसके अंतर्गत शिक्षक इसके अंतर्गत शिक्षक इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे सूत्र या विग्रह का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे सूत्र का विग्रह या विश्लेषण करता है। जो सूत्र सिखा रहा है उसके बारे में बालकों को अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित बातें बताता है। चर्चा के बाद में दोस्तों यहां पर दूसरा स्तर मिलने पढ़ने को मिलता है उदाहरण। इसके अंतर्गत सूत्र से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक सूत्र से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। चर्चा उदाहरण के साथ में दोस्तों तीसरा स्तर हमें पढ़ने को मिलता है प्रत्यु उदाहरण। इसके अंतर्गत शिक्षक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। और सबसे लास्ट और चौथा जो स्तर है दोस्तों वो पढ़ने को मिलता है हमें वाक्य अध्याहार। और वाक्य अध्याहार के अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है कि यदि पढ़ाए जा रहे सूत्र से संबंधित कोई पूर्व पठित सूत्रों से लिया जाना हो, यदि पढ़ाए जा रहे सूत्र से संबंधित यदि पढ़ाए जा रहे सूत्र से संबंधित कोई तथ्य पूर्व सूत्र से लिया गया हो, पूर्व सूत्र से
पूर्व सूत्र से लिया गया हो तो उसे वाक्य अध्याहार कहते हैं। ठीक है। तो बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय ने दोस्तों उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए इसे उपयुक्त विधि माना है कि 11वीं 12वीं कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य करवाते समय वहां पर यदि कोई शिक्षक पढ़ाता है तो केवल और केवल व्याख्या और प्रवचन के माध्यम से पढ़ाता है, विश्लेषण करके पढ़ाता है, तो उच्च स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। लेकिन व्याख्या विधि के माध्यम से यदि कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ाता है तो उसे 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले चर्चा, कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय जो कोई भी सूत्र पढ़ाता है उसके बारे में सबसे पहले विश्लेषण करेगा। उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उदाहरणों से संबंधित अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। और यदि पीछे कोई विधि पढ़ा चुका है और पढ़ाते समय उसका भाग यदि वापस यहाँ पर रिपीट करता है तो उसे दोस्तों वाक्य अध्याहार के नाम से पुकारा जाता है। उतारिए। इसके अलावा भी इसमें और बातें पढ़ने को मिलती, चर्चा करते हैं उनकी भी। व्याकरण शिक्षण के अलावा व्याकरण शिक्षण के अलावा व्याकरण शिक्षण के अलावा गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण के अलावा गद्य शिक्षण, गद्य के अलावा पद्य शिक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों यहां से, पद्य शिक्षण। और पद्य के साथ में दोस्तों नाटक शिक्षण। पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण के लिए विधि उपयुक्त मानी जाती है। और इस विधि के प्रयोग के लिए एक शिक्षक को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। इस विधि के प्रयोग के लिए एक शिक्षक को कितने चरणों से? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला चरण है विषय वस्तु या प्रकरण का निर्धारण करना। विषय वस्तु या प्रकरण का निर्धारण करना और निर्धारण करने के बाद में व्याख्या की योजना बनाना। व्याख्या की योजना बनाना और व्याख्या की योजना बनाने के बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के बाद में उसका सारांश, और सारांश बताने के बाद में दोस्तों उसका मूल्यांकन करना। सारांश बताने के बाद में क्या करना? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना।
तो इस शिक्षण विधि के प्रयोग के लिए एक शिक्षक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन करना या फिर उसका निर्धारण करना। निर्धारण करने के बाद में आज किस योजना के आधार पर पढ़ाएगा उसी व्याख्या की योजना बनाना। योजना बनाने के बाद में जो ही वो कक्षा कक्ष में प्रस्तुत होता है, कक्षा कक्ष में प्रस्तुत होने के बाद में विषय वस्तु का प्रस्तुति करना, और विषय वस्तु का प्रस्तुत करने के बाद में प्रवचन और भाषण के माध्यम से दोस्तों उसका सारांश बताना, और सारांश बताने के बाद में क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। तो एक शिक्षक को 5 चरणों से इस विधि का प्रयोग करते समय गुजरना पड़ता है। व्याख्यान विधि के भेद की बात करें तो दोस्तों व्याख्यान विधि के 6 भेद माने जाते हैं। व्याख्यान विधि के भेद। व्याख्यान विधि के भेद, और व्याख्यान विधि के दोस्तों 6 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 भेद। और 6 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है पदच्छेद। सबसे पहला पदच्छेद। और पदच्छेद के अंतर्गत दोस्तों शब्द का विश्लेषण किया जाता है। शब्द का विश्लेषण करना। पदच्छेद के अंतर्गत क्या किया जाता है? शब्द का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद में पदार्थोक्ति। दूसरा पदार्थोक्ति, शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना। शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना। शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना। इसके बाद में तीसरा दोस्तों यहां पर हमें पढ़ने को मिलता है विग्रह। संधि विच्छेद या समास विग्रह करना। विग्रह, संधि विच्छेद या समास विग्रह करना। संधि विच्छेद या समास विग्रह करना। इसके बाद में चौथा दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है वाक्य योजना। वाक्य योजना। वाक्य योजना। वाक्य योजना के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है शब्दों का वाक्य में, शब्दों का वाक्य में उचित स्थान पर प्रयोग करना। उचित स्थान पर प्रयोग करना। इसके अलावा पांचवा पढ़ने को मिलता है दोस्तों आक्षेप। आक्षेप के अंतर्गत होता है गुण या दोषों का विवेचन करना। गुण या दोषों का विवेचन करना। गुण या दोषों का विवेचन करना, या आलोचना या समालोचना करना। आलोचना या समालोचना करना। और दोस्तों छठवां मिलता है मूल्यांकन। छठवां कौन सा मिलता है? छठवां मिलता है मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल्यांकन बालकों द्वारा प्रस्तुत की गई, बालकों के द्वारा प्रस्तुत की गई विषय वस्तु का क्या करना, समस्या का समाधान करना। मूल्यांकन बालकों द्वारा प्रस्तुत की गई
समस्या का समाधान करना। ठीक है। तो व्याख्या विधि के दोस्तों कितने भेद? 6 भेद। पदछेद, शब्द का विश्लेषण करना। इसके अलावा पदार्थोक्ति, शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना। विग्रह, संधि विच्छेद या समास विग्रह करना। व्याख्या योजना, शब्द का वाक्य में उचित स्थान पर प्रयोग करना। आक्षेप, गुण दोष या आलोचना समालोचना करना। और इसके बाद में बालकों का क्या करना दोस्तों? मूल्यांकन करना। इस आधार व्याख्या विधि के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। उतारिए, इसके अलावा भी भेद पढ़ते हैं। डॉक्टर ब्राउन ने इस विधि के दोस्तों 5 भेद स्वीकार किए हैं। डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन के अनुसार, डॉक्टर ब्राउन के अनुसार, डॉक्टर ब्राउन ने इस विधि के दोस्तों 5 भेद स्वीकार किए हैं। कितने भेद स्वीकार किए इस विधि के? 5। और 5 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिल रहा है शास्त्रीय व्याख्यान। पहला भेद स्वीकार किए शास्त्रीय व्याख्यान। ये हम परिभाषा में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये प्राचीन विधि है और इस विधि का प्रयोग प्राचीन समय में शास्त्रीय जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल और आश्रम में, वहां पर अत्यधिक किया जाता था। अनुक्रमिक व्याख्यान, अनुक्रमिक व्याख्यान। इसके अलावा तीसरा समस्या केंद्रित व्याख्यान। समस्या केंद्रित व्याख्यान। इसके अलावा तुलनात्मक व्याख्यान और शोध व्याख्यान। तुलनात्मक, तुलनात्मक व्याख्यान। और तुलनात्मक के अलावा 5वां दोस्तों पढ़ने को मिलता है हमें शोध व्याख्यान। तो ब्राउन के अनुसार भी इस विधि के दोस्तों कितने भेद? 5 भेद स्वीकार किए। इसके अलावा इस विधि के गुण, व्याख्या विधि के गुण, व्याख्या विधि के गुण। गुण में सबसे पहली बात पढ़ने को मिलती है कि यह विधि शिक्षक के लिए, यह विधि शिक्षक के लिए उपयोगी मानी जाती है। शिक्षक के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के द्वारा शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवा देता है। इस शिक्षक के लिए उपयोगी मानी जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों शिक्षक क्या करता है? शिक्षक समय पर इस विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करवाता है तो अपने पाठ्यक्रम को पूरा भी करवा देता है। इस विधि से छात्रों को सरलता से एक साथ शिक्षण कार्य करवाया जाता है। श्रम धन की बचत होती है। इस विधि इस विधि के प्रयोग से, इस विधि के प्रयोग से शिक्षक के समय ऑब्लिक श्रम यानी परिश्रम ऑब्लिक धन की बचत होती है।
दोस्तों शिक्षक के लिए तो उपयोगी मानी जाती है, लेकिन व्याख्यान विधि के दो औपचारिक विधि या सैनिक विधि, कौन सी विधि दोस्तों? अनौपचारिक या सैनिक विधि। और ये विधि व्याख्या विधि, ये विधि सॉरी भाषा सहसर्ग विधि, ये विधि भाषा सहसर्ग विधि या फिर जो अव्याकृति विधि, भाषा सहसर्ग विधि और अव्याकृति विधि पर आधारित मानी जाती है। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत भी, भाषा सहसर्ग विधि के अंतर्गत भी व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं करवाया जाता, बल्कि भाषा सहसर्ग विधि के अंतर्गत बालकों को अच्छी अच्छी पुस्तकों का नाम बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर
अनौपचारिक विधि के अंतर्गत बालकों को अच्छी पुस्तकों का नाम नहीं बताया जाता, बल्कि बालक जिस भाषा को सीखना चाहते हैं ऐसे भाषा भाषी लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और उनके मुख से सीख कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अनौपचारिक एक विधि क्या कहते हैं? अनौपचारिक। तो इसमें विद्यालय इस विधि में परिभाषा दोस्तों, परिभाषा इस विधि में इस विधि में बालकों को इस विधि में बालकों को विद्यालय इस विधि में बालकों को विद्यालय एवं विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में व्याकरण का ज्ञान विद्यालय एवं कक्षा कक्ष नहीं करवाया जाता है। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में व्याकरण का ज्ञान इस विधि में बालकों को नहीं करवाया जाता है। बालक जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, भाषा को सीखना चाहते हैं, उन्हीं भाषा भाषी लोगों के बीच में उन्हीं भाषा भाषी लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है। बालक के मुख से सुनकर सुनकर भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनकर सीखते हैं। तो उसे अनौपचारिक विधि तो उसे अनौपचारिक विधि क्योंकि अव्याकृति विधि के अंतर्गत अव्याकृति या फिर भाषा सहसरक विधि के अंतर्गत भी व्याकरण का अलग नहीं करवाया। वहां पर तो बालकों को अच्छी पुस्तकों के नाम, यहाँ पर भी अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी। बालक इस भाषा को सीख लोगों बालक उनके मुख से उत्तर शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम द्वितीय विश्व के विस्तार से द्वितीय विश्व युद्ध चार चार शिक्षाविदों चार शिक्षाविदों के अंतर्गत
पढ़ने को मिलता है। ब्लूमफील्ड पेज, ब्लूमफील्ड पेज, खोज और शपीर मोड। ब्लूमफील्ड पेज, खोज और शपीर पेज है दोस्त, अमेरिका के 4 शिक्षाविदों के द्वारा, 4 शिक्षाविदों के द्वारा वहां के सैनिकों को, वहां के सैनिक अन्य देशों की भाषा, अन्य देशों की, अन्य देशों की सिखाने के लिए किया था, अन्य देशों की भाषा सिखाने के लिए की, पता है इसे सैनिक विधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग से शिक्षण का, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान नहीं करवाया जाता, बालकों को भाषा भाषी लोगों के बीच में, जो भाषा सीखना चाहते हैं उनके बीच में ले जाकर छोड़ दिया जाता है और फिर उसी भाषा को सीख जाते हैं, तो ये अनौपचारिक विधि कहलाती है। और इसके अलावा इसका जो शिक्षण में प्रयोग है वो अमेरिका के अंतर्गत दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ के 4 शिक्षा विद्वान ब्लूमफील्ड, पेज, खोज और सफीर मोदे के द्वारा किया गया था। वहाँ के सैनिकों को अन्य देशों की भाषा सिखाने के लिए होता है। इस विधि को दोस्तों सैनिक विधि, कौन सी, सैनिक विधि कहते हैं। और ये विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण, भाषाई कौशल शिक्षण अधिक उपयुक्त, यह विधि भाषाई कौशल की, व्याकरण शिक्षण, यह विधि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा, यह विधि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा व्याकरण, भाषाई कौशल के लिए युक्त मानी। आधार पर हमने व्याकरण शिक्षण की जो समस्त विधियां, समस्त विधि आगे नेक्स्ट क्लास